उत्तराखंड में जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनको लेकर के जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका अगला प्रश्न पत्र है ये प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का है, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन डाल दें 2-3, और उसके अलावा कंप्यूटर जो महत्वपूर्ण आपका लोक सेवा आयोग और यूके SSC द्वारा आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको, या प्रीवियस ईयर के जो अनुभव हैं उनसे ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेज करके, संजय देव क्लासेस करके, इससे आप टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें, पहले खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद आप यहां से इसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि कौन सा आंसर सही है और क्यों है। तो इस पर हम शुरू कर रहे हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और आप इसको किसी भी हालत में स्किप मत कीजिए। अगर आप लगातार इसके टच में बने रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपका आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके पास एक बेहतर अप्रोच अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो सब आपका अपने आप डेवलप होता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? 4 शासक दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है इनमें से कौन बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं। अशोक तो था ही, अशोक ने खुद ही कहा है अपने भाब्रू शिलालेख में कि मेरी आस्था बुद्ध, धम्म और संघ में है। दूसरा कनिष्क तो था ही, महात्मा बुद्ध के चित्रों को पहली बार अपने सिक्कों पर ढलवाने वाला शासक यही था। और बौद्ध धर्म में आपको पता है जो चतुर्थ बौद्ध संगति कराई वो कनिष्क ने कराई। और तीसरा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को वैसे आपका क्या कश्मीर में जो राजतरंगणी है उसमें शिव का भक्त कहा गया है, परंतु हर्षवर्धन का जो ज्यादा रुझान था वो बौद्ध धर्म में था। तो कुल मिलाकर के ये 3 तो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। आरंभ में वो आपका हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वो जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैनिस्ट हो गया था। और कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने राज्य को छोड़ करके श्रवण बेलगोला में प्राण भी आपके जैनों की जो परंपरा है संलेखना उसी से त्यागे थे। तो इसमें 1, 2 और 3 सही आंसर है, चौथा नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में दंडपासिक नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान था? गुप्त काल में दंडपासिक नामक अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण आपकी शब्दावली है। गुप्त काल की शब्दावलियां पूछी जाती हैं। गुप्तों और संगम काल की शब्दावलियों पर विशेष फोकस रहता है आपके एग्जामिनरों का, ये ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में जो दंडपासिक होता था, दंडपासिक मतलब दंड देने वाला। दंड कौन देता है? सामान्य रूप से पुलिस। तो इससे समझिएगा कि आपका ये पुलिस विभाग का है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1857 की क्रांति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, क्रांति की योजना बिठूर में बना, पहला ए है, इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। बिल्कुल सही है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ही थे। बी, क्रांति की योजना बिठूर में बनाई गई थी। बिल्कुल सही है, बिठूर में ही बनी थी क्रांति की योजना। कानपुर में एक जगह है बिठूर, वहां पर आपके जो नाना साहिब थे और आपके जो इस क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला, एक महान आपके जिन्होंने गोरखपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था, इन दोनों को इस क्रांति का आपका जो योजना बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बाद में कहा जाता है कि इन्होंने लंदन में जाकर के भी बहुत सारे भारतीयों से समर्थन जुटाया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिठूर में बनी थी। विद्रोही के झंडे का रंग लाल हुआ करता था, ये गलत है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोही के झंडों का रंग लाल नहीं था बल्कि हरा रंग था, झंडे का रंग हरा था। विद्रोह की अंतिम घटना तात्या टोपे को फांसी की सजा थी। तात्या टोपे सबसे अंतिम में इनको फांसी की सजा हुई थी। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंगे इनका वास्तविक नाम था और इन्होंने ग्वालियर से आपका क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये झांसी में भी आपके जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनको सहयोग प्रदान कर रहे थे। उसके अलावा ये कमांडर इन चीफ थे नाना साहिब के, जो ग्वालियर से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो अंतिम घटना यही है, ये बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है
कि आपको सही चीजें पता होती हैं तीन और गलत चीज का पता नहीं होता है, तो जब आप तीन में कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये सही है, तो चौथे को आप ले लीजिए। जैसे ये बहुत ही आपका क्या है, रेयर फैक्ट है, ये आपको तीन पता है तो ये अपने आप ही निकल आएगा, ऐसा भी हो जाता है। पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को खत्म करने के लिए बीजापुर ने किस सेनापति को भेजा था? शिवाजी की बढ़ती हुई जो शक्ति थी उससे संकित होकर के जो बीजापुर के शासक थे, उन्होंने शिवाजी को खत्म करने की योजना बनाई थी और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे प्रमुख सेनापति अफजल खां को भेजा था। हालांकि शिवाजी को पार नहीं पा पाया अफजल खां, और शाइस्ता खां और जयसिंह जो हैं वो औरंगजेब ने भेजे थे। शाइस्ता खां पहले भेजा गया था, जिसको शिवाजी ने क्या करा, आपका हरा दिया था, समझ गया ना, वो भी उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जयसिंह ने आपके शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करके उन्हें रणनीतिक तरीके से हरा दिया। और मलिक अंबर तो स्थायी नहीं इस समय, तो इसमें सही आंसर है आपका अफजल खां। ये बीजापुर का आपका सेनापति था। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ वेलेजली ने सहायक संधि नहीं की? लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि नहीं की किसने? पंजाब ने। पंजाब ने कोई सहायक संधि स्वीकार की नहीं थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, मतलब जो ब्रिटेन की सहायक संधि थी भारत में, इन सब ने स्वीकार करी, लेकिन पंजाब ने स्वीकार नहीं करी। और अंत में पंजाब को ब्रिटिश शासक ने, मतलब डलहौजी के समय, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सूची 1 से सुमेलित कर सूची 1 को 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें सूची 1 है, इसमें 4 राजवंश दे रखे हैं और सूची 2 में उनके राज्य दे रखे हैं। देखो, आदिल शाह, आदिल कौन लगाता था? यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। आदिल शाह आपके कहाँ के थे? आदिल शाह थे आपके गोलकुंडा के, सॉरी बीजापुर के। आदिल शाह कहाँ के थे? बीजापुर के। कुतुब शाह, कुतुब शाह कहाँ के थे? आपके गोलकुंडा के। निजाम शाही राजवंश, अहमदनगर के। इमाद शाह कहाँ का? बरार का। तो क्या बनाइए, ये आप ये संस्थापकों के नाम से ही पढ़े हैं। आदिल शाह ने की थी बीजापुर की, कुतुब शाह ने की थी अहमदनगर की, निजाम शाह ने की थी, सॉरी कुतुब शाह ने की थी आपके गोलकुंडा की, निजाम शाह ने की अहमदनगर की, इमाद शाह ने की आपके बरार की। तो उन्हीं के नाम से इनके नाम भी पड़ गए। तो कुल मिलाकर के आपका ए का क्या है? 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका भूगोल आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घुमक्कड़ नहीं है? विश्व की 4 जनजातियां दे रखी, इनमें से घुमक्कड़ कौन सी नहीं? देखो, कजाक घुमक्कड़ है, आपके जो यूरेशिया के जो घास के मैदान हैं उनमें घूमने वाली, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मसाई आपके दक्षिण अफ्रीका, केनिया आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक पशुचारी जनजाति है, वो भी पशुओं के लिए घूमती है। लेप्स उत्तरी ध्रुव में, जो फिनलैंड, नॉर्वे है, वहां के पशुचारक हैं। ये भी आपके क्या हैं? फिनलैंड, नॉर्वे और इधर साइबेरिया की तरफ को, या कनाडा का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है वहां पर, जैसे आपके जो आपके लेप्स होते हैं, ये आपके याक वगैरह जो आपके ध्रुवों में पाए जाने वाले पशु हैं, उनको चराने वाले पशुचारक होते हैं। तो इसी वजह से ये भी घूमते रहते हैं। ये घास के मैदानों में पाए जाने वाले पशुचारक हैं। ये अफ्रीका के आपके जो सवाना क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले पशुचारक हैं। पिग्मी आपका जो कॉन्गो जायरे बेसिन है उसमें पाए जाने वाली एक शिकारी और संग्राहक जनजाति है। ये घूमती नहीं, बल्कि अपने पेड़ों पर बनी हुई झोपड़ियों में निवास करती है। ये उनसे आपका किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर पिग्मी होगा। भूपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाली चट्टानें हैं। 3 चट्टानें होती हैं मुख्य रूप से। चट्टानों का विभाजन हम आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों के रूप में करते हैं। हमारी भूपटल है जो, उस पर आपके 75% जो चट्टानें हैं वो अवसादी हैं, बाकी शेष 2 में 25% रूपांतरित और आग्नेय है। अवसादी चट्टानें सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें हम परतदार चट्टानें या सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं। ये आपका भूपटल पर सबसे अधिक है, 75% अकेले यही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित नहीं है? आफिल दर्रा आपका लद्दाख में है, जो लद्दाख से आपके चीन को जोड़ता है, सही है ये। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा है अरुणाचल का, ये भी सही है।
दिहांग दर्रा, ये गलत है। दिहांग, दिहांग आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है, अरुणाचल का ही। बाकी चांगली दर्रा लद्दाख में ही है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा जो सुमेलित नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा किस वर्ष खींची गई? जो एलओसी है वो खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में। 1971 के युद्ध के बाद जब आपके शिमला समझौता हुआ था, आपके शिमला में जो बैठक आयोजित हुई थी उस पर आपका ये निर्णय लिया गया एलओसी खींचने का। तो इसका सही आंसर 1972 है। एलओसी मतलब आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, वैसे तो ये है भारत का, यहाँ से आपका डूरंड रेखा है, यहाँ से रेड क्लिफ रेखा शुरू होती है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच, ये भारत का जो नक्शे में दिखता है ये पीओके है, इन दोनों के बीच ये वाली जो रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। ये 1972 में खींची गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपके कुछ देश दे रखे हैं अग्रणी उत्पादक, और किस उत्पाद में ये दे रखे हैं। देश दे रखे हैं चीन, भारत, अमेरिका, थाईलैंड, यहाँ रबर, मक्का, लोहा और दूध। तो आप चीन दे रखा है, इनमें से चीन किस में है? लौह उत्पादन में, लौह अयस्क, मुग्धेन त्रिभुज बहुत जबरदस्त आपका जाना जाता है कोयला और लोहे के लिए। भारत किस में है इनमें से? दूध में, दुनिया का सबसे सर्वोपरि राष्ट्र। अमेरिका किस में इनमें से? मक्का में। रबर में कौन है? थाईलैंड है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2, क्या बना इसमें? 3 4 2 1, ये वाला सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी रिक्टर स्केल में कुल कितनी इकाइयां होती हैं? भूकंप मापी रिक्टर स्केल, जिसे रिक्टर ने बनाया था 1935 में, भूकंप मापने के लिए इसी स्केल का प्रयोग किया जाता है, जो आपका जो टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटाइलिन, जो आपका एक विस्फोटक होता है, उसकी तीव्रता के आधार पर इसमें रिक्टर के जो आपके पैमाने होते हैं वो गठित किए जाते हैं। तो इसमें भूकंप मापी में जो आपके रिक्टर स्केल पर जो आपके क्या होते हैं पैमाने होते हैं वो 9 तक के ही होते हैं। ठीक है, वैसे भी 9 के बाद तो तबाही है, 9 तो सर्वोच्च है। अगर दुनिया में 9 के भूकंप आ जाए तो स्थान पर मापने वाले भूकंप मापी भी उखड़ करके किनारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, बिल्कुल। अंडमान और निकोबार को क्या 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है, उसी के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, ये भी सही है। तीसरा, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है, ये गलत है, सैडल पीक है, सैडल पीक, जिसे स्थानीय भाषा में पलियाण भी बोलते हैं, वो इसकी सर्वोच्च चोटी है, ना कि माउंट थुलियर। ये सेकंड नंबर की है, पहले नंबर की ये है, तो यही वाला आपका गलत हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य फसल चावल है, क्योंकि आपका वर्षा जनित क्षेत्र में है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, तो चावल ही उगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये तो अनुमान से भी कर सकते हो आप। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? 1 संवर्ती सूची में है, पहले राज्य सूची में थे, आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में आ गए, सही है। शेयर बाजार संवर्ती नहीं, शेयर बाजार संवर्ती सूची में नहीं है, शेयर बाजार है संघ सूची में, केंद्र का विषय है ये शेयर बाजार, राज्य का विषय या दोनों का मिक्स विषय नहीं है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची सही है, तो गलत होगा बी। किस राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, पहला ही ऑप्शन मिल गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर या सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में होता है लेकिन राज्य सूची का विषय नहीं है, वो संघ सूची का विषय है। उच्च न्यायालय राज्य में स्थित होता है, प्रत्येक राज्य में अपना उच्च न्यायालय है, किसी का साझा भी है, परंतु उच्च न्यायालय के लिए जो नियम और कानून आपके तय होते हैं वो भारत की संसद ही बनाती है।
और उस पर जो आपके नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है और उस संस्तुति पर राष्ट्रपति की मोहर चाहिए होती है। तो ये राज्यपाल का विषय नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री की तो करता ही है, आपको पता है, अनुच्छेद 163 और 164 में इसका पूरा वर्णन है मुख्यमंत्री की और मंत्रिपरिषद का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की वही करेगा, क्योंकि राज्य के संवैधानिक पद हैं। राज्य के महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा। तो इसमें से ये वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ये राष्ट्रपति का अधिकार है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के विषय में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा अध्यक्ष के विषय में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा अध्यक्ष वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, बल्कि सदन में जो आपके क्या जीत करके जाता है, वो व्यक्ति लोकसभा में जिनकी जीत हुई रहती है, जिसकी, समझ गया ना, जो सदस्य बन के जाता है, वही उन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति सदन के सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो गलत है। यदि वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए पहले सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन भंग हो जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वो तो अगली लोकसभा की पहली बैठक तक सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है। यदि भंग भी हो जाए लोकसभा, तो अगली लोकसभा की जो पहली बैठक होगी वो पुराना वाला ही स्पीकर करेगा, वहां खत्म नहीं होगा उसका। ये भी गलत है। यदि ये त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र हमेशा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसका होता है? असंवैधानिक घोषित किसी विधि, यानी कि संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को विधि कहा जाता है। उसे कौन असंवैधानिक घोषित कर सकता है? या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, दोनों के पास है न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वोच्च न्यायालय के पास आपका यह है अनुच्छेद 32 में, और उच्च न्यायालय के पास यह आपका अनुच्छेद 226 में। ये दोनों ही रिटें जारी कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने के संबंध में, या कोई भी ऐसी विधि जो संवैधानिक नहीं है, संविधान से परे है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न छुपा है, ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू लेकर के। तो इसमें 3 और 4 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की, देखो एक चीज और इसमें कंफ्यूजन ना करें, इसमें संसद भी है, संसद विधि बना सकती है, खत्म नहीं। राष्ट्रपति विधि को अंतिम रूप से हस्ताक्षरित कर सकता है, खत्म नहीं, ये ध्यान रखना। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों व कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें क्या होंगी, कार्यकाल क्या होंगे, ये शक्ति हमारे संविधान ने किसको दी है? भारत की संसद को। दी तो संविधान ने है, लेकिन शक्ति है किसके पास? संसद के पास। यही तय करेगा कि निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें क्या होंगी और उसका कार्यकाल क्या होगा। अगला साइंस का क्वेश्चन है, घरों में विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट पर की जाती है? घरों की जो सामान्य विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट होती है। 240 तक भी ये मान्य है, लेकिन 240 से ऊपर का वोल्ट आपका घरों के उपकरणों के लिए ठीक नहीं माना जाता है, और 220 से नीचे का भी ठीक नहीं माना जाता है। तो 220 वोल्ट आपका सबसे उचित वोल्टेज होता है, इसके लिए घरों में विद्युत सप्लाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम प्रतिध्वनि इको कैसे सुनते हैं? आवाज टकरा करके आती है ना, तो इको सुनने के लिए क्या जरूरी है? प्रतिध्वनि। क्या जरूरी है? प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन। जैसे मैंने बोला, तो सामने दीवार या किसी अवरोध से टकरा करके ध्वनि मेरे तक ही आ जाए तो तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लेकिन प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह जरूरी है कि हमारे और अवरोध के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कान में किसी भी ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड रहता है। अगर उससे पहले कोई ध्वनि आएगी तो हमें वो सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो 1/10 सेकंड में हमारे कान में प्रभाव खत्म हो जाए, तब दूसरी ध्वनि आए तो हम उसे सुन पाएंगे। इसीलिए बहुत नजदीक आपके कोई दीवार होगी तो आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। कम से कम 17 मीटर या उससे दूर हो तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। जैसे पहाड़ों पर आप आवाज लगाते हो तो पहाड़ से टकरा करके वही आवाज आप तक आ जाती है। या बड़े हॉल में आप बात करते हो तो सामने वाली दीवार से फिर आपकी आवाज गूंजती है, उसी को आपका पृथ्वी ध्वनि कहा जाता है। उसके लिए 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होना आवश्यक है।
स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, जो आपका क्या होता है, चमकदार और बहुत क्या होता है, तीखा या पतला, जो जैसे आपके दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड वगैरह होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। उसे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है वो क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। तो ये सही आंसर है। अगले कंप्यूटर के हैं, इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है? किसी इंफॉर्मेशन, अच्छा इसमें विकल्प छूट गए। इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में बदलने वाली डिवाइस क्या है? समझ गया ना? कोई आपका जैसे इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, तो उसे डिजिटल यानी कि कंप्यूटराइज्ड रूप में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है डिजिटाइजर। जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। वो एनालॉग सिग्नल को आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में और एनालॉग को आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को इलेक्ट्रिक में बदलने का काम करता है। तो वो मॉडेम होता है, उसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर वो डिजिटलाइजर का काम नहीं करता है। इंफॉर्मेशन को डिजिटल स्वरूप में आपका डिजिटाइजर ही करता है। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ है डाटा ट्रांसफर रेट। बैंडविड्थ का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को पहुंचाने या डेटा की जो स्थिति है। जैसे हम कहते हैं कि डेटा क्या है, इतने kbps से चल रहा है, यानी कि एक स्थान से डेटा दूसरे स्थान तक इतना गति से ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी जो आपकी बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ मतलब उसकी जो आपकी डेटा ट्रांसफर की जो हम स्पीड मापते हैं, वो आपका क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट होता है। बैंडविड्थ, नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या है, उसका डेटा ट्रांसफर रेट है, यानी कि प्रति सेकंड कितना डेटा ट्रांसफर हुआ, वही उसका बैंडविड्थ कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल उच्च गति से डाटा स्थानांतरित कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है? तो इनमें से सबसे उच्च गति का और हाई डेफिनेशन डाटा कौन दे सकता है? सबसे हाई डेफिनेशन डेटा कौन दे सकता है? ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल चल रही है। ऑप्टिक फाइबर जो केबल है वो इनमें सबसे तीव्र गति से आपका मतलब किसी माध्यम के द्वारा, ये नहीं कि तरंगों के द्वारा, किसी आपके तार के द्वारा जो आज की डेट में सिग्नल भेजने का सबसे स्पष्ट और सबसे तीव्र तरीका है वो है ऑप्टिकल फाइबर। अगला, कौन सी एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बाधित करने की तकनीक है? दो लोगों के बीच कंप्यूटर के कम्युनिकेशन को बाधित करने की तकनीक क्या कहलाती है? फिशिंग का मतलब तो आपको जैसे आजकल ना साइबर, उसमें आपको फोन आते हैं किसी की कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और आप क्या करें, हमारा ये ऑफर है आपको, आप हमें अपनी ओटीपी दे दीजिए। वो फिशिंग कहलाता है, मतलब किसी को फंसाना अपनी जाल में। वो एक क्या है, साइबर क्राइम है। स्पूफिंग भी आपका इसी तरीके का साइबर क्राइम है जैसा फिशिंग होती है। मतलब आपका जैसे इसमें क्या किया जाता है, जैसे आजकल जो आप एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हो तो वहां आपका एक फोटो डिवाइस लगा लिया जाता है स्कैन करने वाला। आप जैसे उसको डालते हैं वो आपके कार्ड की मैग्नेटिक उसको स्कैन कर लेता है, वही बना करके आपकी जो इंफॉर्मेशन है उससे आपका पैसा निकाल लिया जाता है। स्पूफिंग उसे बोलते हैं। प्री टेस्टिंग ये भी आपके साइबर क्राइम की ही एक शब्दावली है। बाकी स्नीफिंग कहलाता है किसी नेटवर्क में दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को बाधित करना। ये इसका सही आंसर है। ये आपके 25 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।